फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम वही कर रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में करा, क्षेत्राधिकार की न्यायपालिका के क्या अधिकार हैं और किन क्षेत्र में वो अपने अधिकार दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। हम दो हमने कर लिए थे, मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार। अब हम नए उस पर आए हैं और आज हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, ये क्या एरिया है न्यायपालिका का, वो आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 131 पेज नंबर पे आपका नेक्स्ट है। दो कर लिए थे ना, तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार या सलाहकारी अधिकार। तो सलाहकार से हमें बहुत सिंपल समझ में आ रहा होगा कि किसी को सलाह देना, ये वाला अधिकार है ना, किसी को सलाह देना। तो किसको सलाह देगा? सर्वोच्च न्यायालय किसको सलाह देगा? सलाह उसको देगा जो सबसे सुप्रीम है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति ही उनको शपथ दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति को ही वो सलाह देने के लिए है, तो उनका ये अधिकार है। अगर राष्ट्रपति उनसे कोई सलाह मांगे तो वो सलाह देंगे। और एक और चीज है इसमें कि जरूरी नहीं है वो इसके लिए बाध्य है। कोई चीज मांगी है, सलाह मांगी है, और सलाह किस पे? जनहित में, जैसे वो कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, सरकार है, राष्ट्रपति सरकार का ही है ना, तो सरकार है और सरकार को चाहती है कि हम ये मुद्दा लेके आ रहे हैं, हम ये कानून पास करने वाले हैं, तो इस पे क्या सही रहेगा, उसके ऊपर हमने सलाह मांगी सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, तो जरूरी नहीं है तो पहली बात वो सलाह दे, ये कंपलसरी नहीं है। सेकंड थिंग, अगर उसने सलाह दी और मानना ना मानना ये भी राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कोई भी बाध्य नहीं है किसी भी कंडीशन में। ओके, मेरा मार्कर, यस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है आपका सलाह, क्या है? सलाहकारी अधिकार। ठीक है, अधिकार लिख लो या क्षेत्राधिकार लिख लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, किसको देंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति मांगेगा तो उनको सलाह देंगे। फर्स्ट दो चीज है, क्या है कि न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या है? मर्जी है उसकी। ठीक है, वो अगर सलाह मांगी है तो वो दे या ना दे, तो न्यायालय की मर्जी। ठीक है, सलाह यहाँ पे लिखी रखा है ना। अब वो किसकी है? राष्ट्रपति की भी मर्जी है कि वो सलाह माने ना माने। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि इसके बेनिफिट क्या है, क्या इससे क्या फायदा है? इस चीज से फायदा किसको? सरकार को क्या फायदा हो सकता है, क्यों मांग रही है वो सलाह? ठीक है, तो जैसे आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 133 पे कि बेनिफिट दो हैं। पहली बात, ठीक है, पहला बेनिफिट है कि हम जो चीज लेके आते हैं हम इन द सेंस, जो सरकार कुछ चीज लेके आ रही है, कोई कानून लेके आ रही है, तो हमें पता होगा कि उसकी कानूनी पर अगर ये चीज आई तो इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो कानूनी प्रक्रिया के बारे में वो जान लेते हैं, है ना, कि अच्छा ठीक है ये कानूनी प्रक्रिया है। ओके डन। 3 तलाक का मामला जैसे आया था, उसके बाद कोर्ट बैठी थी ना, तो उनको पता लग गया कि कानूनी प्रक्रिया ये है, क्या हम सही है क्या हम गलत है, उनको पता लग जाता है। सेकंड बेनिफिट क्या है सरकार का? सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर वो अपना देती है, जो भी उसका तैयार किया गया कानून है या कुछ भी, तो उसमें उसने मांगा कि ये है, अब इस पे अपनी सलाह अपनी राय हमें प्लीज दीजिए। ठीक है, उनको पता लग जाता है कि क्या चीज गलत है, संविधान के अकॉर्डिंग, लोकतंत्र के अकॉर्डिंग, जो भी जनता के अकॉर्डिंग, तो उसमें वो चेंजेस कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं। ठीक है, ये चीज गलत है तो या सही नहीं है इस टाइम पे लाना, ऐसे टाइप, तो उसको हटा देते हैं। या फिर कोई चीज इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए, ये कम है, कमी है इसमें प्लस हो किया जाना चाहिए, तो ये परफेक्ट हो जाएगा, इस टाइप से। तो देख रहे हो परफेक्ट मतलब क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं सलाह का।
तो ये है, ठीक है। तो 2 बेनिफिट्स हमने देखे हैं सरकार के, ठीक है। कुछ संशोधन कर सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया पता लग जाती है क्या है, ठीक है। तो ये है 2 बेनिफिट्स आपके। अब नेक्स्ट क्या है आपका, रिट है। लिखा क्या गया है, यही डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो दिया गया है मैंने पहले वही करवाया, ठीक है। फिर रिट है एंड में, वो कर रहे हैं। तो सलाहकारी में क्या दिया गया है, जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना, है ना। कि जनहित मतलब जनता के मामलों पे, अगर हम कुछ जनता के लिए लेके आ रहे हैं और हमें नहीं लग रहा ठीक, तो हम उसे सलाह ले सकते हैं। यही होता है ना, ये बेनिफिट हो जाएगा। हम कुछ कानून लेके आ रहे हैं, कानून किसके लिए, जनता के लिए। और क्या है, कानून के मसले पर, मसला एक उर्दू वर्ड है, मसला मामला कुछ, ठीक है। मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना, है ना। अगर कुछ कानून में कुछ है तो उनको सलाह दी जाती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ, रिट, ठीक है, वो करेंगे। रिट आपने पेज चैप्टर 3 में भी देखा होगा, जब हमने मौलिक अधिकार करे थे उसमें रिट आया था, है ना। ये वर्ड इसलिए बोलते हैं रिट। रिट एक वर्ड है, विशेष टाइप का वर्ड है, ठीक है। किसके लिए यूज होता है अभी देखेंगे, पहले समझ लेते हैं रिट का क्या अधिकार है। ये मौलिक अधिकारों के लिए यूज होता है कि कोई व्यक्ति को अगर लग रहा है या किसी समूह को अगर लग रहा है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय डायरेक्ट जा सकते हैं। हमारी मर्जी, हम उच्च न्यायालय को प्रेफरेंस दें या सर्वोच्च न्यायालय को प्रेफरेंस दें, वो हमारी मर्जी है, बट हम डायरेक्ट जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और वो किसके तहत आएगा, रिट के तहत, ठीक है। रिट के तहत वो मामला सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीन लेगी या उसको पेश करेगी, ऐसे टाइप है। तो ये है रिट, ठीक है। और क्या है, रिट के अकॉर्डिंग ही अगर सर्वोच्च न्यायालय को लग रहा है कि कार्यपालिका पता है ना कौन है कार्यपालिका में, हमारी सरकार है और हमारे अधिकारी हैं, ठीक है। कार्यपालिका से बोलते हैं, बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, अपने आप को रिकॉल करते रहना चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए थोड़ी। तो कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका वो ऑर्डर दे सकती है कि ये मामला ठीक नहीं जा रहा क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसके बारे में देखें, कुछ करें। जैसे एक चीज़ आई थी, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो गया था, है ना, बहुत पॉल्यूशन। तो इससे क्या हो रहा था कि लोगों की एज कम होती है, इससे आँखों में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, गले में बहुत सारी दिक्कतें, नोज में दिक्कत, आँखों में दिक्कत, जलन होती है, और ऑफकोर्स आपका जो लंग्स हैं उनमें भी शोर होता है। जैसे मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो उससे एक जनहित याचिका दायर की कि हमारी जीवन प्रत्याशा की जो हमें मौलिक अधिकार में हमें दिया गया है अधिकार, उसका हनन हो रहा है। कौन करेगा इसको ठीक? सरकार करेगी, कुछ तो एक्शन ले, कुछ तो काम करे वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला कि हाँ ये बात सही है, ऑफ कोर्स सही है कि हाँ इससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। जीवन जीने का सबसे बेसिक अधिकार है और उसमें कुछ गड़बड़ और डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो सरकार को उसने फटकार लगाई कि आप इसके बारे में कुछ करिए। फिर बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे कानून आए, ऑड इवन आया, और साफ सफाई के लिए चीज़ें चली, और कोई भी है ना पॉल्यूशन के लिए बहुत सारी चीज़ें, टेक्निक हमने दूसरे देशों से मंगवाई है, जो भी करा हमने इसमें। तो ये इसीलिए हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका को फटकार लगाई, है ना। तो समझ में आ रहा है? तो ऐसे होता है। वो कौन से चीज के जरिए फटकार लगाई जाती है? रिट अधिकार के जरिए सर्वोच्च न्यायालय ये कदम उठाती है, ठीक है। इतना सिंपल सा है। तो ये है मौलिक अधिकार, बेसिक इसका की पॉइंट है, ओके। मौलिक अधिकार, ठीक है। हम डायरेक्ट
उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, हमारी मर्जी, हम किसके पास जाएं, ये है। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे जो हमने कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विशेषाधिकार। इसके बारे में आपकी बुक में कोई भी अलग से पॉइंट नहीं है, मेरे ख्याल से तो हाँ नहीं है। ठीक है, तो इसी को यहीं पे देख लेते हैं, पेज नंबर 131 पे ही है विशेषाधिकार। ठीक है, विशेष मतलब कुछ, ये तो बिल्कुल साफ है ही, ये जो 4 दिए गए हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ही, ये है। बाकी जो नेक्स्ट है विशेषाधिकार, कुछ स्पेशल राइट्स, वो क्या है वो देख लेते हैं। भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसलों पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति है। भूभाग समझ में आ गया। अब ये 2 वर्ड आए हैं, क्या है, एक तो स्पेशल लेख और पिटीशन। एक तरह से अगर मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई मामला है जो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जनहित याचिका डाल सकती हूँ, मैं पिटीशन दायर कर सकती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने 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 लिए क्या नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, उनके घर में कोई है ऐसी दिक्कतें, वो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, बट उनको कमाना भी है, उनके पास टाइम नहीं है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, XYZ बीमार है, उसकी सेवा करनी है, वो धक्के नहीं खा सकते। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे लग रहा है कि नहीं यार, इसको न्याय मिलना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी है तो ये खुद से नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसके नाम से क्या करूँगी, मैं लेटर डाल दूंगी या मैं जनहित याचिका डाल दूंगी कि जनहित के लिए मैं ये कर रही हूँ और इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो इस तरह से तो भारतीय भूभाग की किसी अदालत पर पारित यह मामले, अगर भारतीय भूभाग की बात है और किसी अदालत पर कुछ भी मामले हैं तो दिए गए फैसलों पर स्पेशल लेख, तो उस पर स्पेशल लेख होगा और पिटीशन दायर हो जाएगी। ठीक है, निचली अदालत ने अगर कुछ गड़बड़ करी है तो ठीक है, तो ये है। ओके, तो ये स्पेशल राइट है। अब इसका पेज नंबर 133 पे आ जाते हैं और बिल्कुल एंड चल रहा है। इनफैक्ट अब जो मैं लास्ट कंक्लूजन करूंगी, निष्कर्ष है वो आपका लास्ट, उसके बारे में हम एंड हो जाएगा इस टॉपिक का। तो आपके कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल है 137, इसमें दिया गया है, एक वर्ड आया है, उसको अंडरलाइन कर लेना, पहले पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। ठीक है, क्या वर्ड आया है, पुनरावलोकन। ठीक है, ये वर्ड आया। तो पुनरावलोकन के मतलब है जो हमने निर्णय दिया उसके बारे में दोबारा से सोच विचार करना। समझ में आया ये वर्ड। जो सर्वोच्च न्यायालय में लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, वो इंसान ही है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो अगर उनको लग रहा है कि उस टाइम पे वो मामला ठीक था, अब उसमें चेंज आना चाहिए और अब शायद उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी थी, अब परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, कुछ और आइडिया आ गया है, कुछ और माइंडसेट हो गया है, तो वो उसको चेंज कर लेती है, उसको दोबारा को उठा के उसको चेंज करती है। पुनरावलोकन है उसके पास शक्ति। ठीक है, ये नहीं है कि जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, आज की कंडीशन में वो ठीक नहीं बैठ रहा तो ऑफकोर्स उसको चेंज हो जाना चाहिए, तो ये अच्छी चीज़ है। एक तरह से प्रोग्रेसिव सोसाइटी का एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। ओके फाइन, ये समझ में आ गया कि हमारे हर सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है ये शक्ति। ठीक है, हमारे पास है, अमेरिका के पास, अमेरिका से ही हमने उधार लिया है। ठीक है, तो पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में एक और है आर्टिकल आपका 144, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकार उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। अगर कोई भी राज्य क्षेत्र के जो सभी सिविल मामले हैं, ठीक है, या न्यायिक कुछ अधिकार हैं, तो वो किसके अंडर होंगे, उच्च न्यायालय के अंडर होंगे। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर पे आ जाते हैं और उसका निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है, एक बार बच्ची को भी देख लेते हैं।
जो ये छोटी सी लड़की बनी हुई है यहाँ पे, इसके बारे में क्या लिखा गया है, इसको पढ़ना जरूरी है इसलिए पढ़ रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट होता है मैं उसको जरूर वीडियो में दोहराती हूँ उसको, ठीक है। तो उसमें लिखा है सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले को बदलने की इजाजत क्यों दी गई। बल्कि ऐसा है ना, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तो सब अदालतों को मानना बाध्य है, पूरे देश को मानना कंपलसरी है, बट अपने ही फैसले को क्या करने का, बदलने का दिया गया है। तो क्यों है ऐसा, ठीक है। क्या ऐसा ही है मानकर किया गया है कि अदालत में से भी चूक हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। क्या यह संभव है कि फैसले का पुनः विचार करने के लिए जो खंडपीठ बैठी उसमें वह न्यायाधीश भी शामिल हो जिसने फैसले की सुनवाई सुनने वाली खंडपीठ में था। हाँ ऐसा है, ठीक है। खंडपीठ का मतलब होता है बेंच बैठती है, कोई भी फैसला है, समथिंग XYZ, ठीक है, ये फैसला है किसी भी मुद्दे को लेके, और इसमें बेंच बैठी है 7 जजेस की, 7 जज बैठे हैं, ठीक है। ऐसे करके जो भी जज बैठे हैं उन्होंने दिया है, तो 7 जज बैठे हैं। और ऐसा होता है बहुत भाई, अपनी अपनी वो बहुत अच्छी स्टडी करके आते हैं, अपने अपने बहुत अच्छे विचार देते हैं, अपने अपने बहुत अच्छे पॉइंट्स देते हैं, ठीक है, तब उस पर फैसला होता है। और अगर सहमति नहीं बनती फिर वोटिंग सिस्टम होता है कि कितने लोग इस बात से सहमत हैं। अगर बहुमत में नहीं आ रहा होता है तो वो कैंसिल हो जाता है ऑफकोर्स, ठीक है। 5 और 2 का रेशो बन रहा है तो पास हो जाएगा, है ना, ऐसे भी होता है। तो कभी कभी सातों के सातों सहमत हो जाते हैं, तो उसके लिए ऐसे बोलते हैं सबसे बड़ी बेंच द्वारा ये कानून आया है, तो है ना, तो उस चीज़ का महत्व अलग हो जाता है कि सारे जजेस ने इसको पास किया है, तो ये बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो खंडपीठ उसे बोलते हैं कि 7 जज बैठे इस मुद्दे पे और 7 ने अपने अपने विचार दिए, ठीक है, ये खंडपीठ उसे कहा जाता है, ओके। तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि चूक हो सकती है, इसलिए पुनर्विलोकन और पुनः विचार की जरूरत पड़ी, और उसको हमने मेंशन किया संशोधन आर्टिकल में 137 में, ठीक है। अब निष्कर्ष की बात आती है, 2 लाइन छोड़ के निष्कर्ष है आपका कि जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, ठीक है। थोड़ी टफ लैंग्वेज है, भूभाग ऐसा कर दिया। सिंपल सा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया वो सारी जितनी भी उसके अंडर नीचे जो भी न्यायालय है वो सब मानेगी, जो हमने पढ़ा उस न्यायालय, जिला न्यायालय, क्षेत्राधिकार जो भी, तो वो सब मानेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन मानेगा, पूरा भारत की कंट्री जितनी भी है, मतलब पूरा देश मानेगा उस कानून को, उन चीजों को, ठीक है। ये है संपूर्ण देश में लागू। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है, ठीक है, जो उसने निर्णय लिए वो बाध्य नहीं है, कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है, कभी भी उसको लग रहा है कि ये मिस्टेक हो गई है। ऐसा पढ़ने में आएगा जब आप दोबारा करोगे ना, तो एक ऐसे होता है, कोई भी मामला है, जैसे एक है कोठारी आयोग मामला है, बेरुबाड़ी मामला है, तो सन चेंज होते हैं, ये सन है फिर दोबारा, क्या इनका एक बार डिसीजन नहीं हो रहा पहले, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि पहले में क्या जजमेंट है, फिर दूसरे में क्या है, तीसरे में ये, और इनफैक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इस सन में बेरुबाड़ी में क्या चीज बोली गई थी जजों द्वारा, जो भी न्यायालय द्वारा, तो ऑप्शन देंगे। हे भगवान, एंड में क्या हुआ वो रिजल्ट मैटर नहीं है, पहले भी क्या डिस्कशन हुआ है उनकी भी चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये भी है, तो समीक्षा कर सकता है वो, जो उसने पहले फैसले दिए उसके दोबारा उठा सकता है, ठीक है। जरूर नहीं है वो फिक्स लाइन नहीं होगी है, वो लकीर के फकीर वाली बात नहीं है, ठीक है, पत्थर की लकीर नहीं जाती कोई भी चीज बोलने के बाद। समीक्षा करेगा कि आज के टाइम पर क्या वो चीज रिलेवेंट है, क्या वो सही है, नहीं है तो उसको चेंज किया जाना चाहिए, ठीक है, ये है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में भी स्वयं ही देखता है। अवमानना मतलब अपमान करने वाली बात है कि ये तो स्वयं ही देखता है, ठीक है। तो ये है निष्कर्ष, ओके। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे न्यायालय जितने भी हैं वो जो भी इसके अंडर है वो सब मानेंगे, पूरा भारतवर्ष मानेगा, और अपने कानून के लिए वो बाध्य नहीं है, जो भी फैसले लिए हैं उनको दोबारा समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का हमने इतने बड़े लेवल पे पढ़ा है, तो ये एंड इसलिए इस पे किया है कि ठीक है उसके पास बहुत पावर है, वो संविधान के हर फैसलों के बारे में उसकी समीक्षा करता है, ठीक है।
अगर किसी को भी कोई भी गलत संविधान की व्याख्या करता है, चाहे वो संसद में बैठे लोग नेता ही क्यों ना हो, जनता द्वारा चुने क्यों ना, उसको खारिज कर सकता है। इतनी पावर है सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो उसको ये बोला गया है कि इतनी पावर होने के बाद भी वो गलत हो सकती है, इसलिए समीक्षा दोबारा की जानी चाहिए और होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, तो इसीलिए तो ये है। और बहुत ही अच्छी हमारी न्याय प्रणाली है और इस पे हमें प्राउड है। 2-3 बार आपकी बुक में आया और वाकई में प्राउड है। जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे कि उनके डिसीजन कैसे हैं जनहित को लेके, तो आपको सीरियसली में बहुत प्राउड होगा। ठीक है, इनफैक्ट हम इस चैप्टर में आगे करेंगे कि कैसे कितनी अच्छी है हमारी न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, उस बारे में। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले में हम आएंगे न्याय सक्रियता। ठीक है, न्यायपालिका कितनी सक्रिय है आज के टाइम पर, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।